प्रिय सहभागियों, नमस्कार, आदाब। मोक्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 38 के साथ मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक कक्षा में हम भाषा की किसी न किसी संरचना के किसी विशेष अवयव पर प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उसकी महत्ता भी तभी है जब हम उसके परिष्कृत और स्वाभाविक रूप को अमल में लाते हैं, वरना भाषा अपनी मंजिल से भटक जाती है। तो इस बात को मैं आपके सामने रखते हुए अब पठन पाठन की इस श्रृंखला में भाषा के एक और सूक्ष्म अवयव की तरफ आएंगे। तो इस सूक्ष्मता की पगडंडी पर चलकर हम वर्ण से वाक्य रचना तक पहुंच चुके हैं। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है वाक्य से संबंधित, यानी रचना के आधार पर वाक्यों का भेद। आज की चर्चा से हम सब जानेंगे कि वाक्य रचना क्या है, रचना के आधार पर वाक्यों के कौन कौन से भेद होते हैं और उनकी परिभाषा पर दृष्टिपात करेंगे और उनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी हम लोग देखेंगे। पिछली चर्चा में हमने जिक्र किया था कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के दो मूलभूत एंगल होते हैं, यानी कोण होते हैं, और हमने ये भी आपको बताया था कि पहला जो है वो होता है रचना का और दूसरा उसके अर्थ का। तो रचना वह प्रक्रिया है जिसमें कई छोटे बड़े अंग मिल करके एक ढांचे का निर्माण करते हैं। जैसे ही वो ढांचा निर्मित होता है तो उसका अर्थ या उसकी उपयोगिता हमारे सामने आने लगती है। यानी अर्थ जो है वो तभी हमको प्राप्त होगा, उसकी उपयोगिता तभी हम समझ सकते हैं या उसको अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं जब वो वस्तु हो, उस वस्तु का निर्माण हो चुका हो। जैसे आप मानवीय शरीर को देखिए तो हम बोलते हैं, हम भाषा का प्रयोग करते हैं, हम काम करते हैं, दैनंदिनी में हम सुबह से शाम तक सक्रिय होते हैं और जीवन में बहुत सारे छोटे बड़े काम करते हैं। हमारा मस्तिष्क होता है, हमारी बातें होती हैं, हमारी समझ होती है, हमारे भाव होते हैं जिसमें करुणा, दया, माया, ममता, लेकिन इसके लिए आवश्यक होता है हमारा शरीर। और ये शरीर कैसे बनता है? इसमें हाथ होते हैं, पैर, आँख, नाक, कान और आंतरिक रूप से भी बहुत सारे अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क इत्यादि, इससे मिलकर के हमारा शरीर बनता है। और ये सब जो मेल है वो शरीर की रचना के संदर्भ में रेखांकित किया जाता है। तो तभी हमारा मस्तिष्क, तभी हमारा भाव, तभी हमारे विचार सार्थक होते हैं जब उसको शरीर अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो कहने का आशय ये है कि दोनों में सहयोग आवश्यक होता है, दोनों एक दूसरे पर आधारित होते हैं। यानी किसी भी वस्तु की जो रचना प्रक्रिया है और ख़ास तौर से भाषा की जो रचना प्रक्रिया है और उससे निकलने वाला या उससे व्यक्त होने वाला जो अर्थ है, वो दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो
अब हम आज चर्चा करते हैं वर्णों, अक्षरों, शब्दों, पदों और वाक्यांशों के छोटे छोटे टुकड़ों से निर्मित ढांचे की, यानी वाक्य की और उसकी रचना की। वाक्य जो भाषा की आप जानते हैं कि सबसे बड़ी इकाई होता है, यानी वाक्य ही तो भाषा होता है। उसके वर्गीकरण को समझने के क्रम में हमने अर्थ के आधार पर वाक्यों के जो विविध भेद हैं उसकी विस्तार से चर्चा कर ली है और उम्मीद है कि आप उसे समझ भी गए होंगे। अब हम दूसरे वर्गीकरण के आधार, जिसको कि रचना या बनावट के आधार के रूप में रेखांकित करते हैं, हम उसके आधार पर वाक्यों के भेद पर दृष्टिपात करने जा रहे हैं, यानी उस पर अब हम इस व्याख्यान के अंतर्गत विचार करेंगे। तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के माने गए हैं, यानी इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा वर्ग है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो इस जो भेदों को समझने से पहले एक बार फिर से हम चर्चा इस बात की कर लेंगे कि वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। यद्यपि हमने इसका उल्लेख है दूसरे व्याख्यान में किया था और ये भी देखा था कि वाक्य के 2 अंग माने गए हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि यही दोनों अंग जो हैं किसी भी वाक्य की संरचना में मूलभूत रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। आप लोग ये जानते हैं कि उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता, अर्थात जिसके बारे में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, विधेय। ये किससे संपृक्त होता है, ये या किस रूप में होता है, ये क्रियापद के रूप में होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसी के बारे में कुछ कहा जाता है और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही क्या है, विधेय है। इसे एक बार फिर एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे रमन फुटबॉल खेलता है, तो इस वाक्य में रमन जो है वो कर्ता है, यानी क्या है, उद्देश्य है। और जिसके बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है, बात चल रही है फुटबॉल के संदर्भ में। तो फुटबॉल खेलता है, ये क्या होगा, ये होगा विधेय, और रमन जो कर्ता के रूप में है वो क्या होगा, उद्देश्य। तो समझ गए होंगे आप लोग। एक बार फिर से ये याद दिलाने का हमारा लक्ष्य ये था कि आप रचना या बनावट के आधार पर इसके द्वारा अगर ये समझ रहे हैं आप, तो उसके तीनों भेदों को सहजता से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से एक एक भेदों को लेते हैं और उनकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो भेद है वो क्या है, सरल या साधारण वाक्य का। इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी वाक्य में केवल एक उद्देश्य और केवल एक विधेय होता है तो ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय भी ऐसे वाक्य में हो सकते हैं। लेकिन एक उल्लेखनीय तथ्य यहाँ ये भी है कि यदि एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक
विधेय हों तो उनमें समान संबंध होना चाहिए, तभी, यानी अगर संबंध समान नहीं है तो नहीं, समान संबंध होगा तभी वो सरल या साधारण वाक्य कहलाने के अधिकारी होंगे, तभी उन्हें हम सरल या साधारण वाक्य कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्य को देखते हैं। दिनेश खेलता है। यहाँ पर उद्देश्य एक, दिनेश, विधेय एक, खेलता है। अब दो उद्देश्य और एक विधेय वाला वाक्य देखिए, दिनेश और जया खेलते हैं। यहाँ पर उद्देश्य दो हैं, दिनेश और जया, विधेय केवल एक है, खेलते हैं। तीसरा देखिए, एक उद्देश्य और कई समान विधेय वाले वाक्य, जैसे नीतू पढ़ती है, खेलती है, खाती है और सो जाती है। यहाँ आपने क्या देखा, उद्देश्य केवल एक है, वो है नीतू, और विधेय खेलती, खाती, सो जाती इत्यादि। तो ये सारे वाक्य समान भाव से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, और इसीलिए ये सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। ऐसे भी दूसरे उदाहरण को हम देखेंगे जिनमें उद्देश्य और विधेय एक समान होते हैं और एक से अधिक होते हैं, जैसे ऋतु, रीना और पूजा गाती, नाचती और खेलती हैं। तो इस वाक्य में तीन कर्ता हैं, ऋतु, रीना और पूजा, उनका एक समूह है, और ये तीनों कर्ता पद मिलकर एक कर्ता समूह अर्थात उद्देश्य का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर आप क्रियापद को देखिए, गाती, नाचती और खेलती का समूह मिलकर विधेय समूह का निर्माण करते हैं, और ये विधेय के रूप में अपनी पहचान को रेखांकित कर स्पष्ट करते हैं। तो ये जो वाक्य होगा, ये भी किस श्रेणी का वाक्य होगा, ये सरल या साधारण वाक्य के रूप में रेखांकित किया जाएगा। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरे भेद की तरफ आते हैं। दूसरा भेद कहलाता है संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और अर्थ व्यक्त करने की दृष्टि से एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते बल्कि स्वतंत्र होते हैं, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? ऐसे वाक्य कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। इस वाक्य की एक बेहद खास विशेषता ये है कि इनके छोटे छोटे स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे या, फिर, और, किंतु, परंतु, तथा, एवं, तो, वरना, अन्यथा, नहीं तो, अथवा, लेकिन इत्यादि से जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले इनके हम समुच्चय बोधक अव्यय हैं उन पर दृष्टिपात करते हैं, तो वो हो तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला वाक्य संयोजक, और, तथा, व, एवं, इसलिए, अतः। विभाजक, जो वाक्य को विभाजित करते हैं, या, अथवा, चाहे, अन्यथा। विरोधक वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय कौन कौन से होते हैं? किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर, आदि। अब हम बिना विलंब के
संयुक्त वाक्यों के उदाहरणों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहला वाक्य आपके सामने प्रस्तुत है। बच्चे कक्षा में गए और वे पढ़ने लगे। इस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं जो अलग अलग भी प्रयोग किए जा सकते हैं। आप देखिए, बच्चे कक्षा में गए और दूसरा है वे पढ़ने लगे। तो अगर हम चाहें तो अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं इनका। जैसे बच्चे कक्षा में गए, एक वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य होगा वे पढ़ने लगे। इससे भी अर्थ ध्वनित होता है, लेकिन इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का काम कौन सा संयोजक अव्यय कर रहा है? आपने देखा और जैसे ही और लग जाता है वैसे ही यह जो वाक्य है वो बदल जाता है और किस प्रकार का वाक्य हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। आपने समझ लिया होगा। अब दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। वह बार बार असफल हुआ किंतु उसने साहस नहीं खोया। इस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं और उनको जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? वो है किंतु। ये विरोधक अव्यय के रूप में देखा जा सकता है। इससे विरोध का भाव प्रकट हो रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए। आप खड़े रहिए या बाहर चले जाइए। यहां पर विभाजक शब्द है या, ये विभाजित करता है, भाव को विभाजित कर देता है। आप देख सकते हैं, आप खड़े रहिए, एक तरफ आप खड़े रहिए, दूसरी तरफ आप चले जाइए। तो ये विभाजित हो गया भाव। इसको किसके द्वारा विभाजित किया गया है? या के द्वारा। तो यहां पर जो विभाजक शब्द है वो कौन सा है? या, और इसके द्वारा संयुक्त वाक्य का निर्माण हुआ है। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। राम बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। यहां पर इसलिए संयोजक के द्वारा संयुक्त वाक्य निर्मित हुआ है। अगला उदाहरण आप देखिए। विश्वविद्यालय में कर्मचारी हड़ताल है अतः पुस्तकालय बंद है। पहले तो इनको अलग अलग आप देखिए। विश्वविद्यालय में कर्मचारी हड़ताल है, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है पुस्तकालय बंद है। इसको संयोजक अतः के द्वारा जैसे ही हम जोड़ देते हैं, तो अभी हमने इस बात का उल्लेख किया, इस वाक्य का उल्लेख किया, उदाहरण का उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय में कर्मचारी हड़ताल है अतः पुस्तकालय बंद है। तो एक संयुक्त वाक्य हमारे सामने आ गया। तो आपने संयुक्त वाक्य को भी संक्षेप में समझ लिया होगा। अब हम इसके तीसरे भेद पर आते हैं जो कि अंतिम भेद माना जाता है, या इसको हम अंतिम भेद कह सकते हैं, इसलिए कि दो पहले उल्लेखित किए जा चुके हैं, चर्चा की जा चुकी है। तो ये तीसरा स्वाभाविक रूप से अंतिम ही होगा। इसे हम मिश्र या मिश्रित वाक्य की संज्ञा से अभिहित करते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। जिन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक अन्य उपवाक्य होते हैं जो उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, उन पर निर्भर करते हैं, उनके बिना अर्थ ध्वनित पूर्ण रूप से नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग
कहते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या है, इसे हम कैसे पहचानेंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, संयुक्त वाक्य का उदाहरण लेते हैं, तुम संतुलित आहार लेते तो अवश्य स्वस्थ हो जाते। अब इस वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तुम संतुलित आहार लेने पर अवश्य स्वस्थ होते। अब यहां देख सकते हैं कि उपवाक्य आहार लेते में क्रिया परिवर्तित होकर आहार लेने पर बन गई है, लेकिन अवश्य स्वस्थ होते उपवाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए दूसरा उपवाक्य जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वो क्या है, वो प्रधान उपवाक्य है, जिस पर कि पहला उपवाक्य आश्रित है। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है और उस पर आश्रित जो दूसरा उपवाक्य होता है उसकी क्या विशेषता होती है, उसका रूप क्या होता है। अब हम इसे दूसरे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे ही बारिश हुई पकौड़ियाँ बनने लगीं। यहाँ पर प्रधान उपवाक्य क्या है, पकौड़ियाँ बनने लगीं। योजक जैसे, और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, बारिश हुई। अगला उदाहरण देखिए, जब हम कश्मीर जाएंगे तो बर्फ के गोलों से खेलेंगे। यहां पर प्रधान उपवाक्य क्या हुआ, बर्फ के गोलों से खेलेंगे, और तो के माध्यम से इसको आश्रित जो उपवाक्य है, यानी जब हम कश्मीर जाएंगे, उससे जोड़ करके कौन सा वाक्य बनाया जाता है, मिश्र या मिश्रित वाक्य बनाया जाता है। एक अन्य उदाहरण भी हमारे सामने, आपके सामने है या हम प्रस्तुत कर रहे हैं, वो है, जब वर्षा आई तो धूप चली गई। यहां पर प्रधान उपवाक्य क्या होगा, धूप चली गई, और उसे योजक जब के द्वारा प्रस्तुत किया गया, किस आश्रित उपवाक्य से, वर्षा आई, यानी वर्षा आई और धूप चली गई मिल करके योजक जब से क्या बनाते हैं, एक मिश्र या मिश्रित वाक्य बनाते हैं। एक और उदाहरण आप लोग देखिए, उस लड़के को बुलाओ जिसने कल फोन किया। यहां पर आप देख सकते हैं कि उस लड़के को बुलाओ प्रधान उपवाक्य हुआ, और योजक जिसने, और आश्रित उपवाक्य कल फोन किया या कल फोन किया था। तो वाक्य हो गया, उस लड़के को बुलाओ जिसने कल फोन किया था। एक उदाहरण और देखिए, जब तेज हवा चली तो धूल उड़ने लगी। यहां पर प्रधान उपवाक्य है धूल उड़ने लगी, और आश्रित उपवाक्य है तेज हवा चली। अंत में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य
को बिना अर्थ परिवर्तन के आपस में हम रूपांतरित करके, यानी एक दूसरे को बदल करके भी हम देखेंगे या देख सकते हैं। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं जो कि सरल वाक्य के रूप में है, प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं। अब इसका जो दूसरा रूप है संयुक्त वाक्य का, वो प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तीसरा रूप जिसको कि मिश्र वाक्य के रूप में हमने रेखांकित किया, जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। तो इन तीनों वाक्यों से आपको और स्पष्ट रूप से तमाम जो भेद जिसका भी हमने उल्लेख किया, जिसके उदाहरण प्रस्तुत किए, आपने और सहजता से समझ लिया होगा। तो उम्मीद है कि इस प्रकार से आप रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के जो 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य, उसके भाव को, उसकी परिभाषा को और उसके उदाहरणों के माध्यम से उसकी संरचना को आपने आत्मसात कर लिया होगा। तो इस प्रकार से आज का व्याख्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों के भेद जैसे महत्वपूर्ण विषय को आपने आत्मसात कर लिया होगा और अंत में प्रत्येक व्याख्यान की भांति हम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप कक्षा में सीखे गए ज्ञान के परीक्षण की तरफ आते हैं। प्रिय सहभागियों, आज के विषय पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं, उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनिए, पढ़िए, देखिए और उनका उत्तर ढूंढ करके अपने सीखने और समझने की क्षमता की परख कीजिए। लेकिन उससे पहले व्याख्यान संख्या 33 के उत्तर प्रस्तुत हैं। उत्तरमाला व्याख्यान संख्या 37। विकल्प 1 स, विकल्प 2 ब, विकल्प 3 स, विकल्प 4 स और विकल्प 5 ब। अब प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं? विकल्प अ 5, विकल्प ब 2, विकल्प स 3 और विकल्प द 6। प्रश्न संख्या 2, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है वो कहलाता है विकल्प अ सरल वाक्य, विकल्प ब संयुक्त वाक्य, विकल्प स मिश्र वाक्य और विकल्प द इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 3, विराट छक्के पर छक्के मारता है में उद्देश्य है विकल्प अ छक्का, विकल्प ब विराट, विकल्प स मारता, विकल्प द पर। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4 है, जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प अ सरल वाक्य, विकल्प ब संयुक्त वाक्य, विकल्प स मिश्र वाक्य, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 है, विश्वविद्यालय में कर्मचारी हड़ताल है अतः पुस्तकालय बंद है, किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प अ सरल, विकल्प ब मिश्र, विकल्प स साधारण, विकल्प द
संयुक्त। तो उम्मीद है कि आज का व्याख्यान आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। अब हम अगले व्याख्यान में आपसे फिर एक बार मिलेंगे। आप इस व्याख्यान के अंतर्गत आरंभ से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं।